हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अभी तक 3 मॉक टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया है। 70 क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट में है और आपके कंप्लीट सिलेबस के आधार पर ही ये मॉक टेस्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसीलिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप 3rd ग्रेड इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझेंगे और पैटर्न के आधार पर ही हर तरह के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ ऐड किया है बेस्ड ऑन योर सिलेबस, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में जाने से पहले ये सभी टेस्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आपको इन सभी का पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए तो लिंक मैं आप सभी को दे दूंगी। इसके अलावा एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए, उस प्लेलिस्ट को आप लोग देख लीजिएगा, उसका भी मैं लिंक दे दूंगी आपको कमेंट में। सो चेकआउट जरूर करना अगर कोई पहली बार मुझे सुन रहा है तो, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ जोड़ा है मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है सही टेंस क्या आएगा। सो व्हेन आई वेंट बैक टू माई होम टाउन 3 years ago, I found that a lot of changes had taken place, have taken place, are taken या फिर were taken place। तो सही आपको यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पास्ट में सेंटेंस दिया हुआ है, तो जब भी पास्ट में कोई एक्शन हो, 2 एक्शन पास्ट में साइमल्टेनियसली दिए हुए हो, वहां पर जो हमारा एक्शन होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट में होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, हैड टेकन प्लेस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं आपसे यहाँ पे टेंस पूछूं तो टेंस अगर पूछा जाए कि कौन सा टेंस है इस पूरे सेंटेंस में, तो यहाँ पे जो टेंस है वो आपका पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई मेट रुचि इन नागपुर yesterday, आई डैश हर अ वीक बिफोर, आई सॉ, आई हैड सीन, आई वॉज या आई हैड बीन सीन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हैड सीन। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे पास्ट में दिया हुआ है, पास्ट सिंपल टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आई मेट रुचि इन नागपुर yesterday, पास्ट सिंपल है, तो यहाँ पास्ट सिंपल में है। अगर 2 एक्शन साइमल्टेनियसली हैं तो वहां पे पास्ट परफेक्ट में हमारी वर्ब होगी। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का ये एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। थर्ड है, नाउ डेज द गवर्नमेंट डैश फैमिली प्लानिंग बट द इलिटरेट डैश नॉट अंडरस्टैंड इट। सो नाउअडेज द गवर्नमेंट डैश फैमिली प्लानिंग। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सही वर्ब पहचाननी है। तो प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस दिया हुआ है और जब हम बात करते हैं यहाँ पे दी गवर्नमेंट की तो एक यूनिट की बात हो रही है। ठीक है, और यूनिट की जब बात हो रही है तो ये सिंगुलर ही इसको कंसिडर किया जाएगा, गवर्नमेंट के साथ सिंगुलर ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव नहीं आएगा और इज आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इज के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। तो सही जो सेंटेंस हुआ वो क्या बनेगा, नाउअडेज द गवर्नमेंट इज पॉपुलराइजिंग फैमिली प्लानिंग बट द इलिटरेट डू नॉट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, वी विल नॉट ईट अंटिल द गेस्ट्स आर हियर, दे डैश नॉट हैव हैड देयर ब्रेकफास्ट। सही यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी बताना है, कौन सा यहाँ पे मॉडल वर्ब करेक्ट होगा। सो यहाँ लिखा है कि वी विल नॉट ईट अंटिल द गेस्ट आर हियर, दे शुड नॉट, दे माइट, दे शैल या दे कैन। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी को बताने की बात की गई है कि दे माइट हैव नॉट हैड देयर ब्रेकफास्ट, शायद उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया हो। तो माइट का यूज हम बहुत सारे केसेस में करते हैं और इस सेंटेंस में माइट का यूज जो है वो प्रोबेबिलिटी को या पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया गया है। तो एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, जहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी हो वहां पे हम माइट का यूज ज्यादा करते हैं और मे का यूज भी हम करते हैं पॉसिबिलिटी को बताने में। लेकिन अगर बहुत कम पॉसिबिलिटी है उस सेंस में हम माइट यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट अ बिग क्राउड, इट डैश बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सो व्हाट अ बिग क्राउड, यहाँ कहा गया कि भाई जो क्राउड है वो बहुत बड़ा है, सो इट मस्ट बी, यहाँ पे क्या है, एक मस्ट का यूज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डैश आई टॉक टू द मैनेजर। सो यहाँ पे सही मॉडल वर्ब बताना है, माइट, मे, कुड या शेल।
तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की के सेंस इसमें हम बात कर रहे हैं। तो देखो हम कुड भी यूज कर सकते हैं और हम मे का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि डिपेंड करता है कि सेंटेंस का मूड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम सही मॉडल को लगाते हैं। जैसे हम कैन का यूज भी करते हैं, हम क्वेश्चन पूछने में, परमिशन लेने में मे का यूज भी करते हैं, और हम यहाँ पे माइट कुड का यूज भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें, तो आप फॉर्मली किसी से परमिशन ले रहे हो, ठीक है। जब भी हम फॉर्मल किसी से परमिशन लेते हैं वहां पे हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे आई कम इन हो गया, तो फॉर्मल परमिशन लेने के लिए हम मे यूज कर सकते हैं। अगर हम इनफॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं, इनफॉर्मली आप किसी से परमिशन ले रहे हो, वहां कैन का यूज हम कर सकते हैं। और कुड का यूज हम करते हैं जब हम पोलाइट किसी से बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम कुछ पूछ रहे हैं, वहां हम कुड का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में आप मैनेजर से बात करने की बात कर रहे हो, यानी कि आपका जो यहाँ पे परमिशन है वो बहुत फॉर्मल आप ले रहे हो, तो मे विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। आपको इसका वॉइस चेंज करना है। हु इज क्रिएटिंग द मेस। अब इसका एक स्ट्रक्चर होता है जो आपके WH सेंटेंसेस होते हैं, अगर हम उनका पैसिव बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ये सब बेसिक बात है। तो अगर हु वाला कोई भी सेंटेंस है तो हु चेंज होता है बाय हुम में, ठीक है। तो हु चेंज किस में हो जाएगा, बाय हुम में हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब है बाय हुम। अब यहाँ पे इज दिस है, क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है, इज दिस इज क्रिएटिंग दिस है। तो यहाँ पे जब हम इसको चेंज करेंगे तो वो किस में हो जाएगा, इज दिस में हो जाएगा, ठीक है। पहले वर्ब आती है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो आप जब भी इंटेरोगेटिव बनाते हो वहां पे वर्ब हम पहले लिखेंगे, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। तो सही यहाँ पे सीक्वेंस क्या बना, बाय हुम इज दिस मेस बीइंग क्रिएटेड। अब यहाँ पे बीइंग क्रिएटेड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है। तो कोई भी सेंटेंस अगर एक्टिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया हुआ हो, उसको हम जब भी पैसिव करते हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं, इज, एम, आर, उसके साथ बीइंग लगा देंगे, और ऑलवेज पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये आपका कौन सा केस है, जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया हो, ठीक है। तो वहां पे आप इस तरह से बी की फॉर्म और थर्ड फॉर्म को चेंज करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो 7 क्वेश्चन के लिए डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, someone dealt with the problem by development a reference test। इसका हमें बनाना है पैसिव। तो आइए देखते हैं क्या होगा। someone dealt with the problem। अब यहाँ पे आप देखो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, dealt हो गया यहाँ पे वर्ब, उसके बाद dealt with हो गया, फिर dealt with what the problem। तो what का आंसर हमें मिल रहा है, तो यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, दी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दी प्रॉब्लम है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो दी प्रॉब्लम पहले आएगा, तो ये हट गया। अब देखो यहाँ पे डेल्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हुई है, यानी कि 8 क्वेश्चन में आपका पास्ट में दिया हुआ है, पास्ट सिंपल टेंस है 8 क्वेश्चन में। तो अगर हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं, पास्ट सिंपल वर्ब की सेकेंड अवस्था दी हुई है, तो या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो अब आप देख लो वॉज वर्ड कहाँ पर है, वॉज वर्ड सिर्फ आपका बी में है। यहाँ पे क्या हो गया, द प्रॉब्लम वॉज, प्रॉब्लम के साथ क्या आया, वॉज आया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई डिल्ट। तो द प्रॉब्लम वॉज डिल्ट विद बाय डेवलपिंग अ रेफरेंस टेस्ट। ओके, सो 8 क्वेश्चन के लिए हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पीपल डू नॉट कंसिडर द म्यूजिक टू बी इम्पोर्टेंट। पीपल डू नॉट कंसिडर द म्यूजिक टू बी इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे आप देख लो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो पीपल हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, डू नॉट कंसिडर व्हाट का आंसर क्या मिल रहा है, वो क्या कंसिडर नहीं करते, म्यूजिक कंसिडर नहीं करते। तो जहां पे भी आपका व्हाट और हुम का आंसर मिले वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, दी म्यूजिक है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट में, तो ये आपका डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आप ये देखिए कि आपका टेंस क्या है, पैसिव वॉइस में टेंस क्या दिया हुआ है, जो यहाँ पे एक्टिव वॉइस है। तो डू नॉट दिया है, यानी कि ये आपका किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम पैसिव चेंज कर रहे हैं तो वहां पे क्या आता है, या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। तो बी की फॉर्म इन तीनों में से कोई एक आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब आप देख लो कहां पर है ऐसा स्ट्रक्चर, जहां भी ये स्ट्रक्चर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बना इसका, ए बनेगा करेक्ट। क्या दिया हुआ है कि द म्यूजिक हो गया ऑब्जेक्ट, जो यहाँ सब्जेक्ट बन गया द म्यूजिक, उसके बाद म्यूजिक के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा। तो बी की फॉर्म आ गई इज, उसके बाद नॉट कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए हो गया इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट। नेक्स्ट है शी कीप्स सेइंग आई एम अ फेलियर। इसका हमें बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है कि शी कीप्स सेइंग, वो कहती है आई एम अ फेलियर। तो अब इसको देखने का तरीका क्या है इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में, जब भी हम नरेशन को करते हैं तो याद रखिएगा कि अगर पास्ट में ये जो है आपका, पहले ये आप समझो कि ये क्या है, ये जो ओवरऑल आप ये देख रहे हो आगे वाला, ये होती है रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच है ये, और ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा वाली क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है, और ये पूरा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट में हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है, जैसे यहाँ पे वर्ब क्या है कीप्स, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट में हो तो ही हम टेंस में चेंज लाते हैं, अदरवाइज हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं लाते हैं। ठीक है, अगर फ्यूचर में दिया हो वर्ब या फिर प्रेजेंट में कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई हो, जैसे यहाँ पे कीप्स दिया हुआ है, ये प्रेजेंट में है, उस केस में टेंस में हम चेंज नहीं लाते हैं। ठीक है, केवल पास्ट में हम टेंस में चेंज लाएंगे। जैसे अगर वर्ब पास्ट में दिया होता, जैसे सेड टू दिया होता, तो हम इसके टेंस में बदलाव करते। तो आई होप कि ये समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे, कि यहाँ आपका कीप्स दिया है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं लाएंगे, एज इट इज हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, यानी कि टेंस नहीं बदलेगा, बाकी चीजें थोड़ी बहुत बदल सकती है। जैसे यहाँ पे आंसर के साथ अगर मैं जाऊं तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शी कीप्स सेइंग, सेम लिखेंगे, दैट लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा हटा के, आई एम अ फेलियर का क्या हो जाएगा, शी इज अ फेलियर। ठीक है, अब ये शी कहां से आया, आपका आई के अकॉर्डिंग आया। ठीक है, जैसे SON रूल मैंने डिस्कस किया था कि भाई अगर फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, तो एस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, जो कि शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, इधर शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसीलिए यहाँ पे शी आया, और शी के साथ क्या आता है, इज आता है, तो शी इज अ फेलियर। तो कहने का मतलब है कि टेंस में कोई बदलाव नहीं आया है, केवल आप प्रोनाउन में चेंज करते हो और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्ब में चेंज करते हो। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की मैंने बनाई है। ठीक है, फॉर योर कंसेप्ट क्लैरिटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आगे है, आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। अब इसको हमें बनाना है किसमें, डायरेक्ट में। ठीक है, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, तो इसको हमें डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सो आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। अब देखो यहाँ पे ही वॉज नॉट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ आई टोल्ड दिया है। तो टोल्ड किस में होता है, सेड टू में। सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ सेड टू आएगा, तो ये आई सेड हट गया, आई टोल्ड भी हट गया। ठीक है, अब आई टोल्ड हिम, आई सेड टू हिम ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, तो ही के अकॉर्डिंग हम यहाँ चेंज करेंगे। ठीक है, अब आपको प्रोनाउन में चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, प्रोनाउन में चेंज आप करोगे तो ही आपको आएगा। जैसे SON रूल था, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन अगर होता प्रोनाउन का तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, थर्ड पर्सन है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ठीक है, अब यहाँ ही क्या है आपका, ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सेंटेंस देखेंगे तो वो आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही का ही ना लिखते हुए हम लिखेंगे यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। ठीक है, अगर आप इसका उल्टा भी करोगे तो आंसर आपको यही वाला मिलेगा कि आई सेड टू हिम यू आर नॉट वर्किंग हार्ड में यू जो है वो सेकेंड पर्सन है। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट हिम हो गया, हिम के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी डू यू ओन दिस ब्यूटीफुल कार।
अब इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है और ये क्वेश्चन आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दिया हुआ है, तो इसको कैसे बदलेंगे? इसका ही सेड टू मी दिया है और अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सेड टू चेंज हो जाता है आस्क्ड में। हम वहां पे टोल्ड नहीं लिखते, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आस्क्ड हम वहां पे लगाएंगे। तो ही आस्क्ड मी हो गया, ठीक है। अब जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटा रहे हैं तो या तो इफ हम लिखेंगे या हम लिखते हैं वेदर, ठीक है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो दैट ना लगा के हम इफ या वेदर लगाते हैं, इधर इफ दिया है, ठीक है। डू यू ओन दिस ब्यूटीफुल कार, अब यहाँ पे ये प्रेजेंट में है तो अब आपको टेंस भी देखना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है जिसमें इसको बदला गया है, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या बनेगा? डू है तो डू का क्या हो जाएगा? यहाँ पे पास्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे पास्ट सिंपल डू, पास्ट सिंपल में अगर दिया हो तो वो प्रेजेंट सिंपल हो जाता है, ठीक है। जैसे रूल क्या है कि प्रेजेंट सिंपल हो तो पास्ट सिंपल कर दो, पास्ट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल कर दो। तो डू यू है तो यहाँ पे यानी कि पास्ट में होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ही आस्क्ड मी इफ आई ओन्ड दैट ब्यूटीफुल कार, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस था, इधर मैंने क्या कर दिया? पास्ट सिंपल टेंस कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट लाइफ हैड बिकम मिजरेबल। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अब ये सेंटेंस का टाइप कौन सा है? ये सेंटेंस का टाइप है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इनके भी कुछ रूल्स हैं, जैसे यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो अगर दिया है तो इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? यहाँ पे होगा शी सेड एलस हाउ मिजरेबल लाइफ हैज बिकम, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। और अगर मैं टेंस की बात करूं तो यहाँ आप देखोगे हैड बिकम आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी कि ये आपका पास्ट परफेक्ट में है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सा टेंस का रूल याद रख लो आप लोग, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो टेंस का रूल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस में चेंज होगा। पास्ट सिंपल है आपका यहाँ पे, तो वो आपका किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे हैज बिकम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली जो रूल लगा है वो प्रेजेंट का लगा है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसका एक पूरा चार्ट है जो आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट इडियम क्या होगा इस सेंटेंस इस वाक्य में। तो यहाँ इडियम क्या है कि दीज डेज द विलेजर्स हैव स्पॉटेड द फैलन हीरो ड्रिंक लाइक अ फिश ऑफ वाटर। तो यहाँ पे है ड्रिंक लाइक अ फिश एट द बार, ठीक है। तो ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब बेसिकली यहाँ हमें बताना है। तो ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब होता है कि टू ड्रिंक वेरी हैवीली, ठीक है, बहुत ज्यादा ड्रिंक करना। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, इसका मतलब क्या है कि टू बी एडवेंचरस एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, टू मेंटेन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, टू ब्लेम द अदर पार्टी और टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन हम किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे। इंपॉर्टेंट इडियम है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, यानी कि जैसे कि कोई व्हील है, कोई पहिया है, जैसे व्हील की बात हो रही है, व्हील में कोई स्पोक कोई पुट कर देना, यानी व्हील कोई पहिया है वो चल रहा है, ठीक है, उसमें कोई चीज पुट कर देना या बीच में बाधा डाल देना ना। तो इसका मतलब यही है कि किसी के प्रोग्रेस में कोई डिफिकल्टी डालना होता है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है होल्ड वंस हॉर्स। होल्ड वंस हॉर्स का मतलब क्या होता है? टू कीप वंस एक्सपेक्टेशंस, कीप वंस गिफ्ट, हैव पेशेंस या हाई ऑन एनर्जी। सो होल्ड वंस हॉर्स का मतलब है कि होल्ड करके रखना, यानी कोई पेशेंस रखना, किसी काम में किसी चीज में धैर्य को बनाए रखना, पेशेंस को बनाए रखना होता है होल्ड वंस हॉर्स। ओके, आगे बढ़ेंगे। द मैच वॉज डैश। मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड आउट, कॉल्ड इन या कॉल्ड अक्रॉस।
सो यहाँ पे जो मैच है उसको क्या कर दिया गया, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, कॉल्ड आउट कर दिया गया, कॉल्ड इन कर दिया गया। तो यहाँ पे कॉल्ड ऑफ हो जाएगा, यानी किसी चीज को वहां पे मना ही कर देना या किसी चीज को कैंसिल कर देना होता है कॉल्ड ऑफ। ठीक है, तो सही जो फ्रेज आएगा वो आएगा कॉल्ड ऑफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आई कैन नॉट डैश माई माइंड वेदर टू स्टे हेयर और टू लीव द प्लेस। अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, आई कैन नॉट मेक अप माई माइंड, मेक ओवर माई माइंड, मेक अपॉन या मेक आउट। सो सही फ्रेज क्या आएगा इस क्वेश्चन के लिए, 18 क्वेश्चन के लिए मेक अप होगा। ठीक है, अपना माइंड बनाना। सो आई कैन नॉट मेक अप माई माइंड, यानी मैंने अपना निर्णय नहीं बना पाया। मेकअप वंस माइंड का मतलब है कि कोई चीज को लेके आप डिसीजन जब बनाते हो, आपका कोई डिसीजन बन रहा है वहां पे आपका जो फ्रेज आएगा वो आएगा मेक अप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 19 है विवेक हैज अ स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलनेस डैश हिज ग्रैंडफादर। सही प्रेपोजिशन बताना है, टू हिज ग्रैंडफादर, अबाउट, विद या फिर हिम। सो बेसिक प्रेपोजिशन भी अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी किया होगा तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो रिजेम्बलनेस है कि भाई विवेक जो है वो अपने ग्रैंडफादर के जैसा ही दिखता है बहुत ज्यादा, यानी कि यहाँ पे टू के साथ हम जाएंगे कि वो अपने ग्रैंडफादर के जैसा है, टू हिज ग्रैंडफादर हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। 20 है शी विल हैव टू स्टार्ट डैश वंस। शी विल हैव टू स्टार्ट ऑफ वंस, ऑन वंस, इन वंस या एट वंस। सो यहाँ पे आई थिंक इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन की इतनी वो जरूरत नहीं होती है। आप बेसिक अगर आपने तो भी पढ़ा हो तो भी आप इसको कर लोगे। तो शी विल हैव टू स्टार्ट एट वंस। ठीक है, तो हम कई बार एट वंस वर्ड को यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इट इज नॉट इजी टू डिस्टिंग्विश अ लॉयल फ्रेंड डैश अ फ्लैटरर, फ्रॉम अ फ्लैटरर, अमंग, बिटवीन या फिर एंड अ फ्लैटरर। तो इज इट नॉट इजी टू डिस्टिंग्विश, यानी कि दो लोगों के बीच में डिस्टिंग्विश करना इजी नहीं है, चाहे कोई लॉयल फ्रेंड हो या फिर कोई फ्लैटरर हो। तो सही प्रेपोजिशन क्या आएगा, बिटवीन होता है दो लोगों के बीच में, जब आप कोई दो लोगों के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, दो लोगों के बाद में रेसिप्रोकल कोई चीज है ना, संबंध है, उसको बात कर रहे हो तो बिटवीन आता है। टू पीपल के बारे में बात हो रही है। अमंग जो है दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है तो वहां अमंग आ गया। यहाँ पे डिस्टिंग्विश की बात हो रही है तो फ्रॉम हो जाएगा करेक्ट, कि भाई लॉयल फ्रेंड से फ्लैटरर को डिस्टिंग्विश करना आसान नहीं है। ठीक है, तो फ्रॉम हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम नेक्स्ट है शी वॉज रनिंग शॉर्ट डैश टाइम। शी वॉज रनिंग शॉर्ट एट टाइम, ऑफ टाइम, विद टाइम या फॉर टाइम। तो करेक्ट आंसर 22 क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर इसका सी बी हो जाएगा करेक्ट। शी वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ठीक है, उसके पास समय की कमी थी, सो शी वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे। माई वाइफ वॉज डाउटफुल वेदर आई वुड रियली अटेंड द फंक्शन। इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वहां पर मीनिंग में, अर्थ में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको नेगेटिव करूं तो भी जो मीनिंग है वो ऐसा एज इट इज होना चाहिए, सेंस नहीं चेंज होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि माई वाइफ वॉज डाउटफुल, मेरी वाइफ डाउटफुल थी। तो डाउटफुल है, डाउटफुल का मतलब क्या होगा कि वॉज नॉट श्योर, या फिर वो श्योर थी, तो ये तो होगा नहीं, ये तो इसका तो मीनिंग ही चेंज हो गया कि वो श्योर थी। कहा गया है कि वो डाउटफुल थी, तो डाउटफुल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि भाई वो श्योर नहीं थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिलीव्ड है कि उसने भरोसा कर लिया कि मैं नहीं अटेंड करूंगा, तो ये भी गलत है क्योंकि वो श्योर नहीं है, वो डाउटफुल है। ठीक है, नो डाउट भी नहीं होगा यहाँ पे। तो अगर आप सेंटेंस को ध्यान से भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है और किसका हो रहा है। तो यहाँ ए वाला करेक्ट है कि माई वाइफ वॉज नॉट श्योर, यानी डाउटफुल थी तो नॉट श्योर हो जाएगा, दैट आई वुड रियली अटेंड द फंक्शन। ओके, सो 23 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 24 पे। नेक्स्ट है आई डिसलाइक हर।
आई डिसलाइक हर, इसको नेगेटिव करना है तो आई डिसलाइक हर में है आई डोंट लाइक हर, आई लाइक हर नॉट, शी डजंट लाइक मी या आई डजंट लाइक हर। तो यहाँ पे पहली बात आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देखना है, कई बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गलत दिया रहता है। तो यहाँ पे सही स्ट्रक्चर क्या है, ए वाला है, आई डोंट लाइक हर, तो सिंपली नेगेटिव भी बन गया और मीनिंग भी सेम है, आई डोंट लाइक हर मतलब आई डिसलाइक हर, ठीक है। तो इसका हो गया ए। आगे बढ़ते हैं, 25 क्वेश्चन है, इट इज मीनिंगलेस टू वरी अबाउट योर फ्यूचर। अब ये ऑलरेडी इंटेरोगेटिव में है, इसको ये इंटेरोगेटिव में इसको बेसिकली हमें चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। इट इज मीनिंगलेस टू वरी अबाउट योर फ्यूचर, तो यहाँ पे डू यू मीनिंगफुली वरी होगा तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे वाई वरी अबाउट योर फ्यूचर, ये भी गलत लग रहा है। शुड यू वरी अबाउट योर फ्यूचर या फिर डज वरिंग अबाउट, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। शुड यू वरी अबाउट योर फ्यूचर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ आई ईट पीनट बटर आई डैश सिक। इसमें सही हमें वर्ब बतानी है कि कौन सी वर्ब यहाँ पे करेक्ट आए, कौन सी जो वर्ब है वो यहाँ पे करेक्ट आएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं 26 क्वेश्चन के लिए। सो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, इफ आई ईट पीनट बटर। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्लॉज से है, ठीक है, सॉरी कंडीशनल से है, क्लॉजेस से नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इफ क्लॉज जो है वो दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। इफ क्लॉज किस में दिया है, प्रेजेंट में दिया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और यहां बताने की क्या आएगा, वुड हैव आएगा, वुड गेट आएगा या हैड गॉट आएगा। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंस है ये आपका जीरो कंडीशनल है। जैसे 4 टाइप के कंडीशनल है, कंडीशनल 0, 1, 2, 3, इस तरह से 4 हैं टोटल, ठीक है। तो ये जीरो कंडीशनल में आता है। जीरो कंडीशनल हम तब यूज करते हैं जैसे कोई फैक्ट है, कोई सच्चाई है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई हमारी हैबिचुअल एक्शन है, या फिर कोई जनरल यूनिवर्सल सच है, ट्रूथ है, वहां पे हम जीरो कंडीशनल का यूज करते हैं, जहां पे इफ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों ही प्रेजेंट टेंस में पाया जाता है। दोनों में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्रेजेंट वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इन जीरो कंडीशनल। ये कंडीशनल है और ये सच है कि भाई अगर मैं पीनट बटर खाऊंगा तो आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई गेट सिक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, आई गेट सिक, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, आई गेट सिक। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बताना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन अंडरलाइन वर्ड। अब अंडरलाइन सेंटेंस है, इसमें क्लॉज क्या होगा, तो इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मिस्टर जोनस विल नॉट रिटर्न। नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो पहली बात क्लॉज पूछा है, यहाँ पे कौन सा क्लॉज होगा, तो फ्रेज होगा नहीं। अब कौन सा क्लॉज यहाँ पे सही है, अगर हम बात करें यहाँ पे इट इज अनफॉर्चुनेट। अब इट इज अनफॉर्चुनेट में जो भी यहाँ पे आपका एक्शन है उसको रिसीव क्या कर रहा है, ये वाला कर रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट ये क्लॉज यूज हुआ है। तो एज अ ऑब्जेक्ट जो क्लॉज यूज होता है वो नाउन क्लॉज ही होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नाउन क्लॉज क्या होते हैं, जो या तो एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में आपको दिखेगा, कहीं पे दिखेगा, या तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में दिखेगा। जैसे यहाँ दिया है कि इट इज अनफॉर्चुनेट, तो यह अनफॉर्चुनेट, अब ये जो यहाँ पे वर्ब है इसका एक्शन ये रिसीव कर रहा है कि इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मिस्टर जोनस विल नॉट रिटर्न। तो ये एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ यूज किया गया है, तो नाउन क्लॉज के अंदर ये आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बताना है, द मैन हुज नेक वॉज ब्रोकन हैज रिकवर्ड कंप्लीटली। इसमें आपको बताना है कौन सा क्लॉज है। तो यहाँ आप देखेंगे द मैन, सब्जेक्ट दिया हुआ है द मैन, ठीक है। उसके बाद उस मैन के बारे में बोला जा रहा है कि वो इंसान जिसकी नेक ब्रोकन है, यानी कि जिसकी नेक क्या थी, ब्रोकन थी। तो यहाँ पे मॉडिफाई किसको किया गया है, नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है। नाउन को मॉडिफाई करने का काम कौन कर रहे हैं, एडजेक्टिव करते हैं। जो नाउन के बारे में या नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को दे वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो एज अ एडजेक्टिव यहाँ यूज किया गया कि वो आदमी जिसकी नेक ब्रोकन थी, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है वी ऑफर्ड हुएवर टोल्ड द ट्रूथ स्लिमेंसी। अब यहाँ पे वी ऑफर्ड हुएवर टोल्ड द ट्रूथ। अब यहाँ पे जो क्लॉज है वो क्या आएगा, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या फिर वर्ब क्लॉज आएगा। सो यहाँ पे वी दिया है सब्जेक्ट, ऑफर्ड दिया है वर्ब, वर्ब के बाद यहाँ दिया हुआ है, तो वर्ब के बाद एज अ ऑब्जेक्ट ये यूज हो रहा है, तो यहाँ पे नाउन क्लॉज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ए करेक्ट होगा। ठीक है, सो वी ऑफर्ड हुएवर टोल्ड द ट्रूथ सिलिमेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब के बाद आ रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो नाउन क्लॉज के अंदर ये आएगा। आगे बढ़ते हैं, इफ आई ईट पीनट बटर। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे क्या था भाई हमारा ये वाला सेंटेंस, ये जीरो कंडीशनल में आएगा। ठीक है, जहाँ पे जनरल ट्रूथ फैक्ट की बात हो रही है, तो जीरो कंडीशनल में दोनों ही जो हमारे पार्ट होते हैं, इफ क्लॉज मेन क्लॉज, दोनों ही किस में आते हैं, प्रेजेंट में आते हैं, तो गेट हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ ही हैड कम अर्लियर डैश टीना। अब यहाँ पे सही आपको बहुत बताना है, ये भी कौन सा सेंटेंस में आएगा, कंडीशनल में आएगा। ठीक है, इफ ही हैड कम। अब आप देखो यहाँ पे इफ क्लॉज क्या दिया हुआ है, हैड दिया हुआ है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है कम। ठीक है, कम, केम, कम, तो इफ ही हैड कम अर्लियर, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट में है, तो इधर क्या आएगा, थर्ड कंडीशनल में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम लिखेंगे, और ये कौन सा कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल है, पास्ट में। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बना वो क्या बना, ऑप्शन बी बना। ठीक है, ही वुड हैव मेट, ही वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा मेट। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 32 क्वेश्चन है, इफ यू टेक दिस मेडिकेशन यू डैश वेल। अब ये भी कंडीशनल बताना है अगेन, इफ यू टेक दिस मेडिटेशन। अब इफ क्लॉज क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, इफ क्लॉज दिया है प्रेजेंट में। ठीक है, और एक कंडीशन है कि भाई अगर आप ये मेडिकेशन लोगे तो ही आप अच्छे हो जाओगे, यानी ये कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है ये, कि भाई अगर आप मेडिकेशन लेंगे तो ही आप ठीक होंगे, यानी प्रभाव पड़ रहा है, इसका प्रभाव इधर पड़ेगा। ठीक है, तो 32 क्वेश्चन का जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, विल गेट होगा। फर्स्ट कंडीशनल में अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इधर क्या होगा, फ्यूचर होगा। मेन क्लॉज किस में होता है, फ्यूचर में होता है, फ्यूचर सिंपल में, तो फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हम नेक्स्ट है, इफ ही डैश द ट्रूथ द पुलिस वुडंट अरेस्ट हिम। इफ ही टेल्स, इफ ही टोल्ड, इफ ही हैड टोल्ड, या इफ वुड टेल, इफ ही वुड टेल। तो अब आप देखो यहाँ पे इफ क्लॉज के अकॉर्डिंग बताना है यहाँ पे, और यहाँ दिया हुआ है, इधर देख लो आप क्या दिया हुआ है, इधर दिया है वुड, वुड के साथ वुड प्लस नॉट प्लस क्या दिया हुआ है, वर्ब की बेस फॉर्म दी हुई है, बेयर फॉर्म जो इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो अरेस्ट दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो ये जो कंडीशनल हुआ ये आपका किसके अकॉर्डिंग हुआ, सेकंड के अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है ये वाला। ठीक है, जहां आपका अगर इधर जो है वुड है तो इधर पास्ट में ही होगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशनल के अकॉर्डिंग क्या होगा, टोल्ड होगा। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस में बेसिकली आपको जो पैटर्न है, जो चारों कंडीशनल हैं उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो आपको समझने हैं। तो जब आपको अगर स्ट्रक्चर पता है तो आप इजिली कर लोगे कि भाई यहाँ पे पास्ट में आएगा तो यहाँ पे क्या है, वुड में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मैनी अ बॉय डैश टू स्टडी इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। सो मैनी अ बॉय, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है, तो इसका एक रूल है, मैनी अ दिया है तो मैनी अ के साथ एक आपको याद रखना है कि मैनी अ दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ अ है तो वैसे ही ये सिंगुलर हो जाएगा, तो बॉय क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर यहाँ पे मैनी के साथ मान लो कि प्लूरल होता तो हम प्लूरल वर्ब लगाते। ठीक है, तो इधर इधर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है, द सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट डैश बीन गिवन वार्म वेलकम, आर, इज, हैव या हैज। ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। इसका जो मेन रूल है वो आपको ये देखना है कि दो सब्जेक्ट यहाँ एंड से जुड़े हैं, और यहाँ आप देखोगे कि आर्टिकल द का यूज दोनों में किया गया है, यानी कि दोनों ही जो सब्जेक्ट है इसे अलग अलग ये पर्सन की बात कर रहा है। तो जब भी अलग अलग पर्सन की बात होती है वहां पे हमारी जो भी वर्ब आती है वो प्लूरल में आती है। अगर जैसे मान लो यहाँ एक ही द होता, मान लो यहाँ द सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट होता, तो
यहाँ पर हमारी वर्ब क्या होती, सिंगुलर होती, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर तब होता जब इसको हम एक ही पर्सन कंसिडर करते, अलग अलग द है तो दो लोगों की बात हो रही है, इसीलिए हम वर्ब भी क्या लगाएंगे, दो के अकॉर्डिंग प्लूरल लगाएंगे और यहाँ पे हैव आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। हैव बीन गिवन वार्म वेलकम, ओके। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। नेक्स्ट है ईदर आई और ही और आई डैश मिस्टेकन। तो ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह से अगर दो सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड हैं, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं, तो ऑलवेज हम नियर वाला देखेंगे, नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब लिखेंगे। तो इधर ही और आई दिया हुआ है तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा आई एम मिस्टेकन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है दिस इज अ डिप्रेसिंग टाइम टू बी लिविंग इन लंडन as people are arguing over the election। अब यहाँ पे जो वर्ड डिप्रेसिंग आया है, ये डिप्रेसिंग वर्ड क्या है, इंटरजेक्शन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या ये कंजंक्शन है, ठीक है। तो डिप्रेसिंग जो है आपको देखना होगा कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। सो दिस इज अ डिप्रेसिंग टाइम। जो टाइम को बोला गया है कि कैसा टाइम है, डिप्रेसिंग टाइम है, यानी कि ये जो डिप्रेसिंग वर्ड है ये एडजेक्टिव की तरह उपयोग हुआ है। सो 37 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है देयर इज अ पार्टी नेक्स्ट वीक दो आई डोंट थिंक आई कैन गो। अब यहाँ पे ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो इसी तरह से आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है किसी भी वर्ड का। जैसे यहाँ पे दिया है कि देयर इज अ पार्टी नेक्स्ट वीक, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये एक सेंटेंस है देयर इज अ पार्टी नेक्स्ट वीक, और ये दूसरा सेंटेंस है कि आई डोंट थिंक आई कैन गो। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है दो लगा के हमने क्या किया, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा और इनसे एक मीनिंग बन रहा है। तो ये जो है सेंटेंसेस को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन हो जाएगा। कि कंजंक्शन क्या है, जो किसी भी सेंटेंस में या तो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। सो ऑप्शन नंबर बी 38 क्वेश्चन के लिए होगा करेक्ट। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। आई सॉ अ वुमन वॉकिंग डैश द रोड। अब यहाँ पे अलोंग वर्ड आया है, अलोंग द रोड। अब अलोंग क्या है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो आई सॉ अ वुमन, मैंने एक वुमेन देखा, वुमेन को देखा, वॉकिंग अलोंग द रोड। वो क्या कर रही थी, अलोंग द रोड चल रही थी, यानी रोड के साइड में चलने की बात हो रही है, यानी ये पोजीशन को बता रहा है कहीं ना कहीं, प्रेपोजिशन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दैट पुलिसमैन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। अब यहाँ पे जो वर्ड आया है माइन, वो बताना है कि क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है या ये वर्ब है। तो यहाँ पे कि दैट पुलिसमैन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। माइन जो है वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर आता है, जो पोजेशन को बताने का काम करे कि भाई वो जो पुलिसमैन है वो मेरा फ्रेंड है, यानी आप एक पोजीशन बता रहे हो, तो वहां पे हम माइन का यूज करते हैं। जैसे माई है, माई का क्या हो जाता है, माइन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आई हो गया, आई का मी, फिर माई और फिर माइन हो जाता है। तो माई जो है वो एडजेक्टिव है, माइन जो है वो प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पैसेज पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे पैसेज को नहीं पढ़ूंगी, आप वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़िए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी अगर आप पैसेज को पढ़ोगे अभी, ठीक है। और आप कोशिश करिए कि आप उतनी ही स्पीड से पढ़े जितनी स्पीड से आप एग्जाम में पढ़ते हो, सो दैट कि आपको ईजी हो इसको डील करने के, ठीक है। तो इसीलिए आप ऑनेस्ट रहो अपने आप से, एंड पैसेज को आप प्लीज पढ़िएगा सभी लोग। ये नहीं कि जो मैं बताऊंगी लाइन आप वही बस पढ़ते रहोगे, ठीक है, बहुत लोग करते हैं। वैसे मैंने हाईलाइट कर दिया है आंसर्स को। लास्ट टाइम आप में से बहुतों ने कहा था कि डायरेक्टली आंसर्स बताऊं, तो चलिए फिर करते हैं इसको। फर्स्ट 41 क्वेश्चन है, फेलियर कैन टर्न इनटू सक्सेस। कोई भी फेलियर है वो सक्सेस में टर्न कब होगा, वेटिंग फॉर द टाइड, जब हम वेट करेंगे, लिटिल मोर एफर्ट डालेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब भी हम कोई भी लिटिल मोर एफर्ट और लिटिल पेशेंस रखेंगे किसी काम में, तो ही हम सक्सेस पा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया 41 क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर, ठीक है। 41 का ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ सक्सेस रिक्वायर्स वन।
सक्सेस क्या रिक्वायर करता है, तो वहां पे लिखा है अ लिटिल मोर प्रेजिस्टेंस। तो प्रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो टू वर्क हार्ड एंड प्रेजरवेंस जिसको हम कहते हैं, या प्रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, वो बहुत जरूरी होता है किसी भी काम में सक्सेस होने के लिए, ठीक है। मतलब इसका मतलब बेसिकली प्रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि कोई भी डिफिकल्टी, चुनौती अगर आपके सामने आ रही है तो आप अडिग रहते हो और आप अपनी गोल को पाने के लिए तत्पर रहते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच वर्ड इज ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ इनसरमाउंटेबल, ठीक है। इनसरमाउंटेबल वर्ड जो आया है, इसका ऑपोजिट बताना है पैसेज के अकॉर्डिंग। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो जिसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो। सो एनी प्रॉब्लम दैट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व, उसको हम कहते हैं इनसरमाउंटेबल। इसका उल्टा अगर मैं करूं तो होपलेस हो जाएगा, अनकनकरेबल हो जाएगा, कनकरेबल हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या है, कनकरेबल हो जाएगा। मतलब कनकर करना किसी चीज को, यानी किसी चीज को जीत जाना किसी चीज पे, या अधिकार प्राप्त कर लेना, कनकर कर लेना। तो इसका उल्टा क्या है, कनकर करना। और इसका मीनिंग अगर मैं बोलूं तो मीनिंग का मतलब यही है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाना, फेल रहना या होपलेस हो जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग इनहेरेंट। इनहेरेंट का सिमिलर मीनिंग पूछा गया, क्या होता है। सुपरफिशियल होगा, इनबॉर्न होगा, एलियन होगा या कैजुअल होगा। इनहेरेंट का मतलब क्या है, जो जो हेरिडिटरी है, चल रहा है, या जो इनबॉर्न है, ठीक है। तो जेनेटिकली इनबॉर्न जो है वो आपका इनहेरेंट होता है। ऑप्शन बी हो गया इसका सिमिलर। आगे बढ़ते हैं 45 पे। 45 क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अनकूथ। अब अनकूथ वर्ड एक आया है, इसका मतलब क्या होता है वो बताना है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि रूड होना। बेसिकली अनकूथ का मतलब है रूड होना, या फिर सोशली अनएक्सेप्टेबल होना, यानी कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा खुद को कोई नहीं ढाल पाता है, या उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको अनकूथ कहते हैं। इसका अगर मैं एंटोनिम विलोम बताऊं तो इसका कल्टीवेटेड हो जाएगा। कल्टीवेटेड मतलब कि जो व्यक्ति सेटल है या कल्टीवेटेड है बहुत ज्यादा, है ना, वो सोशली भी बहुत ज्यादा समाज में है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कल्टीवेटेड, ओके। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अंडरलाइन वर्ड। अच्छा, इसका हमें बताना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। जैसे द वन हु इज रिच possesses many superfluous things। तो यहाँ पे नीडलेस होगा, सुपीरियर होगा, एसेंशियल होगा या एक्सपेंसिव होगा। तो यहाँ पे नीडलेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। आगे बढ़ते हैं अब हम। 47 है, एक्सोटिक का एंटोनिम बताना है। एक्सोटिक का उल्टा रोमांटिक, अनयूजुअल, फॉरेन या ऑर्डिनरी। तो एक्सोटिक का मतलब होता है कोई चीज बहुत लग्जीरियस है, ठीक है। बहुत लग्जीरियस कोई चीज है, उसको एक्सोटिक कह सकते हैं। उसका उल्टा हो जाएगा ऑर्डिनरी, बहुत साधारण, ठीक है। एक्सोटिक का उल्टा हो गया ऑर्डिनरी। नेक्स्ट पे आएंगे अब हम, करेंगे कुछ यहाँ पे अनसीन पोएम। पोएम आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, एंड मैं डायरेक्टली आंसर ही डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पोएम में पहला क्वेश्चन पूछा गया, द लिटिल ब्लैक बॉय वॉज बॉर्न इन। जो लिटिल ब्लैक बॉय है उसका बॉर्न कहाँ हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ लिखा है कि माई मदर बोर मी इन द सदर्न विंड। अब सदर्न विंड में हुआ ये, तो सदर्न इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट द फ्रेज लाइक अ शेडी ग्रूव इज। लाइक अ शेडी ग्रूव में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन या पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे लाइक एज का यूज करके कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं तो वो आपका सिमिली हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक्सप्लिसिट होता है सिमिली, और इम्प्लाइड कंपैरिजन अगर मैं बोलूं, इम्प्लिसिट कंपैरिजन बोलूं तो वो मेटाफर होता है। एलिट्रेशन में आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं किसी भी वर्ड में, और पर्सोनिफिकेशन में आप ह्यूमन क्वालिटी दे देते हो नॉन लिविंग थिंग को या एब्स्ट्रैक्ट चीजों को, वो आपका पर्सोनिफिकेशन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बेसिकली ऑप्शन यहाँ पे कट हो गए हैं, तो मैं इसको नहीं करवाऊंगी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द लिटिल ब्लैक बॉय विश्ड दैट ही कुड बी, वो क्या विश कर रहा था? ही कुड बी एजुकेटेड, फ्री, वाइट या ओल्डर। तो देखो वो जो लिटिल ब्लैक बॉय था वो विश किया कि वो क्या होता, काश वाइट होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्टोरीज दैट कैन बी एक्टेड आउट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस इज कॉल्ड। अब ये लिटरेचर से क्वेश्चन, लिटरेरी टर्म से पूछा गया है कि ऐसी स्टोरीज जो रिटन स्टोरीज होती हैं जिनको हम एक्ट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, या स्पेक्टेटर भी कहा जाता है ऑडियंस को, तो क्या इसको कहेंगे? इसको हम ड्रामा कहते हैं। ठीक है, तो ड्रामा ऐसा एक रिटन स्टोरी है जिसको आप एक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और ड्रामा कहाँ से आया है? ड्रामा जो है वो ग्रीक वर्ड ड्रैन से आया है। ड्रैन, और ड्रैन का मतलब क्या होता है? ड्रैन का मतलब होता है टू डू और टू एक्ट। ठीक है, टू एक्ट या टू डू, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बिगिंस एक्सप्रेसिंग ग्रीफ एंड द म्यूज इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड टू हेल्प द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीव्स एप्रोप्रिएटली। अब यहाँ पे 53 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि डैश बिगिंस एक्सप्रेसिंग ग्रीफ एंड द म्यूज इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड टू हेल्प द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ। तो पर्सनल एलिजी है, इम्पर्सनल है, पैस्ट्रॉल है, या बोथ ए एंड बी है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेस्ट्रोल एलिजी। पेस्ट्रोल एलिजी का जो बेसिकली एक अगर हम बताएं फीचर किसको किया जाता है तो शेपर्ड्स को किया जाता है, जो चरवाहे होते हैं उनको। और रूरल एरिया की बात यहाँ की जाती है। रूरल एरिया में जो भी शेपर्ड हैं, चरवाहे हैं, उसमें एक शेपर्ड है जिसकी मृत्यु हो गई और जो दूसरा है उसका फ्रेंड, वो उसकी मृत्यु पे शोक जाहिर कर रहा है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पेस्ट्रोल का पार्ट होता है। तो बेसिकली आपको बस शॉर्ट फॉर्म में इतना ही याद रखना है कि रूरल एरिया को कंसिडर किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र परिवेश को दिखाया जाता है, शेपर्ड को यहाँ पे फीचर किया जाता है पेस्टोरल एलिजी में, और इन्वोकिंग द म्यूज से इसकी शुरुआत होती है, ग्रीफ से स्टार्ट इसका होता है। और पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों ही जो है एलिजी के टाइप होते हैं। इनको हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एलिजी भी बोलते हैं। तो तीनों ही जो आप ऑप्शन देख रहे हो ये एलिजी के टाइप्स में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डैश रिटन इन ऑनर ऑफ समवन डिसीज्ड। अब किसी के ऑनर में लिखा जाने वाला कोई ऐसा है जो डिसीज्ड हो गया, यानी डिसीज्ड का मतलब क्या है कि किसी की मृत्यु हो गई है। ठीक है, उसके ऑनर में हम जो कविता बोलते हैं, लिखते हैं, उसको एलिजी कहा जाता है। तो एलिजी सिंपली कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड एलिगोस से आया है। और एलिगोस में आपको याद रखना है कि इसका मतलब लेमेंट होता है, शोक कविता है। ठीक है, कोई शोक या दुख, सैड, ग्रीफ, इन चीजों को दिखा रहा है एलिजी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है अ लॉन्ग पोएम विच इज ऑफन बुक लेंथ, नैरेटिव इन वर्ड्स, फ्रॉम दैट इट इज अबाउट अ हीरोइक जर्नी ऑफ अ सिंगल पर्सन और मोर देन वन पर्सन इज कॉल्ड। सो ये भी आपका लिटरेचर से क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको मैं कहूँगी। तो इस तरह से आपके लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत डिटेल में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको हर एक लिटरेरी टर्म का आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक जानकारी आपको हर एक टर्म की होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक जानकारी के आधार पे यहाँ पे 55 क्वेश्चन का पूछा गया है कि भाई लॉन्ग है, पहली बात लॉन्ग नैरेटिव है, बुक लेंथ पोएम होती है, और हम एक किसी की हीरोइक जर्नी की बात कर रहे हैं तो एपिक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एपिक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे आप क्या करते हो कि ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जहाँ पे किसी एक पर्सन की डीड्स और उसकी जो उसकी वीर गाथा है उसको बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने कल के मॉक टेस्ट में भी ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओड कविता एटियन से आया है। ठीक है, ओड जो है एटियन कविता, एटियन से आया है वर्ड से। और बेसिकली ओड कविता में क्या होता है कि कोई भी थिंग है, कोई इवेंट है, किसी इवेंट, किसी थिंग या किसी इंडिविजुअल के बारे में यहाँ पे बात की जाती है, किसी के बारे में यहाँ पे उसको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, और बैलेड जो है वो बैलेड से आया है जिसका मतलब होता है फोक सॉन्ग। ठीक है, तो बैलेड बेसिकली सॉन्ग, लिरिक भी हो सकती है, पोएम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है बेसिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेट द वर्ड रोज इनटू इट्स फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब आपसे रोज का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया।
तो आपका बेसिक नॉलेज ऑफ साउंड्स एंड सिंबल्स भी जोड़ा गया है। तो अगर हम रोज की बात करें तो रोज में ये जो आप ए देख रहे हो ये इसका आ होता है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका हिंदी करके देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये अ के लिए होता है, ये जो ऐसे करके है ये भी नहीं होगा। ये ऊ के लिए होता है, तो इसका करेक्ट जो ट्रांसक्रिप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है। ये जो है ये अ के लिए होता है और ये जो है ये ऊ के लिए होता है। तो रोज में औ का साउंड आता है, ठीक है। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन देखें तो औ का साउंड आता है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ शेल्टर। शेल्टर का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन, तो अगर मैं शेल्टर को लिखूं तो शेल्टर में श आएगा पहले, ठीक है। श देख लो कि श का साउंड कहाँ पर है, तो श के लिए हम ये वाला साउंड यूज करते हैं SH, ठीक है। तो सब में दिया हुआ है। और उसके बाद श में कौन सी मात्रा है, ए की, तो ए की मात्रा वाला जो साउंड होता है वो क्या होता है, ई होता है, ठीक है। तो ई जो है ये ए के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और जो ये वाला आप साउंड देखते हो ये ए के लिए होता है। तो शेल्टर में एक जो छोटा ए है वो आता है, तो छोटा ए के अकॉर्डिंग हम ये वाला नहीं लिखेंगे। और ये जो है ये अर वाले साउंड के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट क्या हुआ, ऑप्शन ए हुआ। इस तरह से आप एलिमिनेट करके थोड़ा सा देख के आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो शेल्टर में शेल ई आ गया ए के लिए, और ये जो है ये अ के लिए होता है ऐसे वाला, ठीक है। तो शेल्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वेलर साउंड्स आर फॉर्म्ड बाय। वेलर साउंड से क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आपका पूछा गया है। तो वेलर साउंड क्या होता है, जो कि टंग से प्रोड्यूस होती है और हमारे माउथ के सॉफ्ट पैलेट से ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, साउंड टंग टच टू सॉफ्ट पैलेट। नेक्स्ट आता है फाइंड द इनकरेक्ट, इसमें से गलत क्या है, गलत बताना है। पहला है कि प्योर वॉवल साउंड्स इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोफ्थोंग। क्या प्योर वॉवल को मोनोफ्थोंग बोलते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। इसको हम सिंगल वॉवल साउंड भी बोलते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 12 होती है, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। दूसरा है कि डिप्थोंग को हम ग्लाइड बोलते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, डिप्थोंग को ग्लाइड भी बोलते हैं और डबल वॉवल साउंड भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइड्स, डबल वॉवल दोनों ही डिप्थोंग को बोला जाता है। वॉवल्स आर वॉइसलेस, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा 59 के लिए। वॉवल्स वॉइसलेस नहीं होते हैं, वॉवल जो होते हैं वो सभी वॉइस्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है गलत है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द रोल ऑफ टीचर इज जस्ट लाइक फैसिलिटेटर और मॉनिटर, बिल्कुल ठीक है कि भाई जो टीचर का रोल होता है वो यहाँ फैसिलिटेटर का ज्यादा होता है, ना कि मॉडल फॉर करेक्ट स्पीच, ठीक है। तो ये सही है। दूसरा है कि लर्नर्स हैव टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं क्लासरूम एक्टिविटीज में बेस्ड ऑन इंडिविजुअल अप्रोच टू लर्निंग, तो इसमें ए वाला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। और ए इज ट्रू या बी गलत है या दोनों सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो सेकंड वाला स्टेटमेंट आप देख रहे हो इसमें यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल अप्रोच लर्निंग की नहीं होती है। लर्निंग की अप्रोच जो है वो कोलैबोरेटिव होती है, ठीक है। हम जितना हो सके उतना कोलैबोरेटिव अप्रोच से सिखाते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल अप्रोच से हम नहीं सिखाते हैं, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज मे बी अ बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, क्या बेनिफिट होता है, तो देख लेते हैं कौन सा होगा बेनिफिट। फर्स्ट है कि वोकैबुलरी और इफेक्टिव स्पीच होती है, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट होता है कल्चर के प्रति, रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, या फिर मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो सी को छोड़ के बाकी सब जो है वो बेनिफिट है। सो 1 to 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वोकैबुलरी भी अच्छी हो रही है और रिस्पेक्ट हम कर पाते हैं अदर कल्चर्स को, और मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस भी यहाँ पे अच्छी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडेशन इन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन।
अब प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन की बात करते हैं, जहां पे हम किसी भी लैंग्वेज के मैटर को सिंपल कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाई करना मैटर को ग्रेडेशन होता है। इसमें से क्या करेंगे ग्रेडेशन में? ग्रुपिंग करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, या फिर सब्जेक्ट मैटर को रिजिड करेंगे। तो सब्जेक्ट मैटर को रिजिड नहीं किया जाता, सब्जेक्ट मैटर को सरल बनाया जाता है। तो ग्रेडेशन में दो पार्ट होते हैं, ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो याद रखना ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग दोनों ही ग्रेडेशन में आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। जो सिलेक्शन है वो अलग होता है, वो ग्रेडेशन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्ट मेथड। पहला, इट इज नेचुरल मेथड ऑल्सो, इट इज मदर मेथड ऑल्सो, इट वॉज अप्रूव्ड एंड स्पेड बाय इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ऑफ फ्रांस, या फिर दिस मेथड कंसिडर विजुअल अपील ओवर ओरल। तो कौन सा नहीं है डायरेक्ट मेथड से संबंधित 63 क्वेश्चन के लिए? तो डायरेक्ट मेथड, जिसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं, और जहां हम टारगेट भाषा में ही चीजों को पढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका गलत है, नॉट रिलेटेड है। ये कहता है कि ये मेथड विजुअल को कंसिडर करता है ओवर ओरल, जो कि गलत है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में ज्यादातर हम ओरल से पढ़ाते हैं, स्पीकिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये रिलेटेड नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। 64 है विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज ABC मेथड ऑफ टीचिंग। ABC मेथड कौन सा है? वर्ड मेथड, फ्रेज मेथड, स्पेलिंग मेथड या अल्फाबेट मेथड। तो ABC मेथड को हम अल्फाबेट मेथड भी बोलते हैं, स्पेलिंग मेथड भी बोलते हैं। तो सी और डी दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा करेक्ट 64 क्वेश्चन के लिए। जो ABC मेथड है वो स्पेलिंग मेथड भी कहलाती है, उसको अल्फाबेटिक मेथड भी बोलते हैं। तो तीनों नेम सेम है, ठीक है। और एक किसके मेथड है? ये बेसिकली रीडिंग को सिखाने के मेथड है। सारे ही रीडिंग में इस मेथड को उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर क्रिटिकल थिंकिंग इन। बच्चे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ इंप्रूव करेंगे? पीयर असेसमेंट में, पोर्टफोलियो, क्लोज टेस्ट या फिर राइटिंग टेस्ट। सो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन बताना है। क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ इंप्रूव होगी बच्चे की? पीयर असेसमेंट में सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट, क्योंकि आपस में पीयर में जब बच्चे एक दूसरे को इवैल्यूएट करते हैं, सीखते हैं, वहां पे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वो वहां पे इंटरेक्शन भी कर रहे हैं और एक दूसरे का फीडबैक भी कर रहे हैं। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम कैन बी यूज्ड टू। अब आपको बताना है कि क्या इसमें से यूज करेंगे, और ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। इररेलेवेंट ऑप्शन बताना है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज हम हर सब्जेक्ट को पढ़ाने में करते हैं, कल्चरल ग्रुप को डाइवर्स एड्रेस करने के लिए भी करते हैं, लेकिन केवल भाषा पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओनली लैंग्वेजेस नहीं सिखाया जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेमिडियल टीचिंग। कौन सा इसमें से रेमिडियल टीचिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए? पहला है टीचिंग अफ्रेश व्हाट हैज नॉट बीन टॉट अर्लियर। तो क्या वो चीज पढ़ाना जो हमने पहले नहीं पढ़ाई, तो ये कभी भी रेमिडियल में नहीं होता कि हमने जो नहीं पढ़ाया वही हम पढ़ा रहे हैं। तो रेमिडी में हमेशा ये होता है कि आपने जो चीज पहले पढ़ा दी है, इनकेस किसी स्टूडेंट को, बच्चों को वो समझ नहीं आया है, तो हम वही चीज दोबारा पढ़ाते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ ए वाला जो है रेमिडियल टीचिंग का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ चैलेंज ऑफ इंग्लिश टीचिंग। कौन सा इसमें से इंग्लिश का चैलेंज नहीं होगा? डिटरमाइनिंग द गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, सेवरल मेथड्स, या फिर लार्ज क्लास साइज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो नॉट अ चैलेंज पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही कहीं ना कहीं चैलेंज है, ठीक है। नॉट पूछा गया है, लेकिन अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ही चैलेंज इंग्लिश में हो सकता है। हो सकता है कि आप गोल को सेट करने में आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप बच्चों की नीड, एज, क्लास का ध्यान रखते हो, तो ये एक चैलेंज हो सकता है गोल को सेट करना। मेथड्स को सिलेक्ट करना भी एक चैलेंज हो सकता है। क्लास का साइज कितना है, कितने स्टूडेंट है, ये भी एक टीचर के लिए चैलेंज है। तो इनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो चैलेंज ना हो, ठीक है। तो डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 69 है कि रिटन टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस आर नॉट मेंट टू टेस्ट। जो भी रिटन टेस्ट होते हैं और जो एग्जामिनेशन होते हैं वो क्या टेस्ट नहीं करेंगे? तो वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन, प्रोनाउंसिएशन या कंपोजिशन। तो जो भी आप अगर रिटन टेस्ट लेते हो, वहां पे आप देखोगे कि रिटन टेस्ट में एक बच्चे को वोकैबुलरी भी पता चलती है, जैसे कोई टेस्ट दे रहा है वो, ठीक है, तो वहां पे वोकैबुलरी भी देखेगा, शब्द वो समझेगा।
ट्रांसलेट भी करेगा वहां पे। आप उसको कोई ऐसा टेस्ट दे सकते हो जहाँ पे आपने उसको एक वर्ड मीनिंग पूछ लिया तो वोकैबुलरी टेस्ट हो जाएगी। आपने उसको हिंदी टू इंग्लिश करने को दे दिया तो वो ट्रांसलेट कर लेगा। आप उसको कोई भी चीज लिखने को दे सकते हो तो कंपोजिशन हो जाएगा। लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेक नहीं हो पाएगी यहाँ पे। स्टूडेंट का मौखिक जो अभिव्यक्ति है वो रिटन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसका नॉट। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लर्निंग इज मेड स्टेबल एंड एवर लास्टिंग इज अ मेरिट ऑफ। लर्निंग जो है वो एवर लास्टिंग हो जाती है या वो फिक्स हो जाना, काफी लंबे समय तक स्टेबल होना, किस मेथड की कैरेक्टरिस्टिक में ये आएगा। सो देख लेते हैं, बाइलिंगुअल है, स्ट्रक्चरल है, डायरेक्ट है या कम्युनिकेटिव है। तो देखो बाइलिंगुअल मेथड आपका सीजे डॉटसन वाला याद रखना, जहाँ पे एक टीचर जो है वो टारगेट और मदर टंग दोनों का यूज करके पढ़ा रहा है। और डायरेक्ट मेथड बेसिकली नेचुरल मेथड है, ठीक है। मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज ने इसको दिया और बर्लिट्ज के द्वारा दिया गया मेथड था। यहाँ पे भी हम स्पीच पे बहुत फोकस करते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम सिलेक्शन और ग्रेडेशन से सिखाते हैं, ये याद रखना। और कम्युनिकेटिव में हम मीनिंग से, यूज से, उपयोग से सिखाते हैं ज्यादातर। तो यहाँ ऐसा कौन सा है जहाँ पे लर्निंग स्टेबल हो जाएगी, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच इसका करेक्ट होगा। देखो स्ट्रक्चरल अप्रोच क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल में आप सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन से जो भी आप लैंग्वेज आइटम सिखाते हैं आप उसको बार बार उसको प्रैक्टिस कराते हो। आप उसकी प्रैक्टिस मीनिंगफुल सिचुएशन में कराते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करा रहे हैं मीनिंगफुल नहीं करा रहे हैं। प्रैक्टिस और ड्रिल जो भी हम कराते हैं यहाँ पे वो मीनिंगफुल कराते हैं। तो इस वजह से उसकी जो लर्निंग होती है वो काफी लंबे समय तक उसे याद रहती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बना वो ऑप्शन बी बना, ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच। सो गाइज यहाँ पे हमारे 70 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब मॉक टेस्ट 4 होता है कंप्लीट। आई होप आपको आज की वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इनकेस कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक नहीं समझ आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इसके अलावा कोई सजेशंस, कोई फीडबैक, एनीथिंग दैट यू वांट टू गिव मी, देन फील फ्री टू गिव मी एनी सजेशन एंड फीडबैक जरूर दिया करो आप लोग कॉमेंट में। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।